कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ब्यास मेंशन से अंगद के अकेले वापस आने के बाद शारदा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अपनी बीबी को मायके से ससुराल लेकर आना कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है अंगद, और वो भी इस टाइम पर जब उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारी तकलीफ़ कम है, लेकिन उसकी तकलीफ़ भी तो समझो ना। एक तो उसने अपना बच्चा खो दिया और उसका पति भी उसके पास नहीं है। इससे बुरा वक्त एक औरत के लिए कोई भी नहीं होता अंगद। जाओ और जाकर उसे ले आओ। उसे खुद कहो कि तुम उसे लेने आए हो, देखना वो ज़रूर आएगी, वो तुम्हें मना नहीं करेगी। अंगद एक बार फिर से बोला, मैंने कहा ना आपसे, ना तो मैं उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करूँगा और ना ही मैंने उसका साथ छोड़ा है। वो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से है और मैं बस उसे अपनी मर्ज़ी करने दे रहा हूँ। अगर वो यहाँ पर आना चाहेगी और मुझे बताएगी तो मैं ज़रूर उसे लेने जाऊँगा, लेकिन जब तक वो नहीं कहती तब तक नहीं। ये बोलकर अब वो तुरंत अपने रूम में चला गया और आभा और शारदा जी एक दूसरे की तरफ देखती रह गईं। शारदा जी रोते हुए बोली, पता नहीं मेरे बच्चों को किसकी नज़र लग गई है। आभा तुरंत बोली, और किसकी नज़र लगी होगी बड़ी माँ, सिर्फ एक ही औरत तो है जिसने ये पूरा घर बर्बाद कर दिया। एक वक्त पर मैंने उन्हें अपनी माँ का दर्जा दिया था, लेकिन उन्होंने माँ की ममता का ऐसा मजाक उड़ा दिया कि मैं हर दिन उनसे नफरत करती हूँ। उन्होंने तो मरने के बाद भी लगता है इस घर को नहीं छोड़ा। तभी तो वो बेशक से चली गई, लेकिन इस घर की खुशियाँ अभी भी इस घर में वापस नहीं लौटी। लेकिन अब बहुत हुआ, अगर अंगद वहाँ नहीं जा रहा है तो ना जाए। हम सब लोग स्नेहा को लेने जाएंगे और मैं भी देखती हूँ स्नेहा कैसे नहीं आती। उसकी बात पर शारदा जी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। शाम के लगभग से 5 बजे स्नेहा बाहर गार्डन एरिया में बैठी थी। वो जब से आई थी तब से अपने रूम में ही रह रही थी, बहुत कम ही वो बाहर निकली थी। इसलिए अब अनुपमा जी ने उसके साथ थोड़े गुस्से से पेश आते हुए उसे बाहर गार्डन एरिया में भेजा था। आस्था भी उसके साथ थी। स्नेहा थोड़ा थोड़ा वॉक कर रही थी, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई इंसान चल रहा हो। ऐसा लग रहा था बस जैसे कोई रोबोट चल रहा हो। उसका बटन प्रेस कर दिया गया है और अब जितना उसमें बैटरी पावर है उतना वो चलेगा और फिर आराम से बैठ जाएगा। स्नेहा को यूं देखकर आस्था उसके पास आई और बोली, जब पहले आप घर पर आती थी ना दीदी, तो एकदम खुश खुश नज़र आती थी। आप यहाँ पर 5 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं रहती थी। बस जैसे ही आती वैसे ही अपने अंगद जी के साथ वापस चली जाती। और अब ना तो आप अपने अंगद जी के पास जा रही हैं और ना ही यहाँ पर खुश रह रही हैं। ऐसा कब तक चलेगा दीदी? अपनी जिद छोड़ दीजिए ना। अंगद जीजू को कॉल कीजिए और उन्हें कह दीजिए कि वो आपको ले आएंगे। स्नेहा ने तुरंत पूछा, क्यों, मेरा यहाँ पर रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? उसकी बात पर आस्था जल्दी से बोली, मेरा वो मतलब नहीं है दीदी, आप भी जानती हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। स्नेहा फीका सा मुस्कुराकर बोली, लेकिन लग तो नहीं रहा, अब तो यूं ही लग रहा है कि तुम मुझे बस यहाँ से वापस भेजना चाहती हो। शायद अब मैं तुम लोगों को बोझ लगने लगी हूँ। आस्था उसकी बात पर चौंक गई। उसकी बातों का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था जो स्नेहा ने समझा, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही निरंजना जी टोंट मारते हुए बोली, तो और तुझे क्या लगता है कि यहाँ पर सब तुझे खुशी खुशी रख रहे हैं? अरे जब से तू आई है तब से ही इस घर में मनहूसियत फैली हुई है। पहले तो बहुत इतराती थी तू अपने ससुराल में। उस दिन गोद भराई की रस्म में भी तूने कितना लंबा चौड़ा भाषण दिया था कि तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सबने तुझे मना किया था कि अपनी आभा भाभी की परछाई अपने बच्चे पर ना पड़ने दे, लेकिन नहीं, तूने तो उन सबको भी अच्छा खासा सुना दिया था जिन लोगों ने तेरे भले की बात की। अब तू देख तेरे साथ क्या हुआ, तेरी सारी हेकड़ी निकल गई, साथ में तो तेरा बच्चा गया और साथ में तूने अपना पूरा परिवार भी बर्बाद कर लिया। तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ अपने मायके में पड़ी रहेगी तो तेरा पति तेरा इंतजार करेगा? पहली के जाने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। अब अगर दूसरी बीवी छोड़कर गई है तो वो तीसरी शादी कर लेगा। मर्दों का क्या है, मर्दों को तो बस औरत चाहिए। पहली दूसरी तीसरी में उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है। उनकी बातें सुनते हुए स्नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां पर एक आवाज़ गूंजी, नहीं आंटी जी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा देवर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आपको लग रहा है।
उसके लिए स्नेहा ही उसका सब कुछ है। बेशक से स्नेहा उसके साथ रहे या ना रहे, वो स्नेहा का पति है और हमेशा स्नेहा का पति ही रहेगा। उसे अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरी तीसरी की कोई ज़रूरत नहीं। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि आभा की थी और आभा को वहाँ पर देखकर स्नेहा और आस्था दोनों ही चौंक गई थी। अब आभा आगे की तरफ आई और स्नेहा को देखते हुए बड़े ही प्यार से बोली, कैसी हो तुम? स्नेहा ने लगभग उसे रोते हुए कहा, ठीक हूँ भाभी, पर आप उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। इन्होंने आपके बारे में जो कुछ भी कहा। आभा उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, तुम्हें लगता है कि मैं इनकी बातों की बुरा मानूंगी? ये दादी हैं तुम्हारी, इसलिए मैं इनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरी लाइफ में इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और जिसकी मेरी लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उनकी बातों को भला दिल पर लेकर क्यों बैठूंगी? फ़र्क तो अपनों से पड़ता है स्नेहा, बेगानों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से निरंजना जी की तरफ देखा। स्नेहा तो स्नेहा, आभा ने भी उनकी बेइज्जती करके रख दी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके मुंह का टेस्ट कड़वा हो गया हो, किसी ने उन्हें जहर का प्याला पिला दिया हो। स्नेहा ने अब एक बार फिर से कहा, लेकिन आप यहाँ पर भाभी, मेरा मतलब आप तो शाम होने को आई है। आभा तुरंत बोली, तुम्हें पता है ना स्नेहा, जब शाम होने को आती है तो सब लोग जो सुबह के वक्त अपने घरों से निकले होते हैं वो वापस अपने घरों में लौट जाते हैं। तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाने के लिए आई हूँ। स्नेहा जल्दी से बोली, लेकिन मैं अपने घर पर ही हूँ भाभी। आभा ने अपना चेहरा नामे हिलाया और कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम अपने घर नहीं अपने मायके में हो, और अब तुम्हारा घर तुम्हारा मायका नहीं, तुम्हारा ससुराल है स्नेहा। वो ससुराल जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई हूँ और तुम मुझे मना नहीं कर सकती। तुम्हें पता है वो घर तुम्हारे बिना घर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी होटल में रहने आए हों जहाँ पर हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तुम चलोगी ना तो वो घर एक बार फिर से घर जैसा हो जाएगा। स्नेहा की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए थे। आस्था उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, मैं अंदर जाकर मॉम को आपके आने के बारे में बताती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से अंदर चली गई। उसके जाने के बाद आभा ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और बोली, पहली बात तो तुम्हारा अंगद से भी नाराज़ होने का हक नहीं बनता है स्नेहा, क्योंकि जिसे तुमने खोया है उसे अंगद ने भी खोया है। 9 महीने अगर तुमने अपने होने वाले बच्चे को अपने पेट में रखा था तो अंगद ने उसे अपने ख्वाबों ख्यालों में रखा था, उसे अपने दिल और दिमाग में रखा था। हम लोग तो औरतें हैं, जब प्रेग्नेंट होती हैं तो सोचती हैं बेबी बॉय होगा, ये बेबी गर्ल होगी, हमारा बच्चा किस पर जाएगा, हम उसे कैसे संभालेंगे, ये वो। लेकिन जो मर्द होते हैं ना, वो इससे भी कई गुना आगे का सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जब उनके बच्चे बड़े होंगे तो उनका फ्यूचर क्या होगा। लड़कियों की शादी तक का भी वो सोच लेते हैं और लड़कों को अपने ख्वाबों में ना जाने इंजीनियर, डॉक्टर और क्या क्या बना देते हैं। एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी का भार उसके बाप के कंधे पर होता है और कहीं इससे कोई कमी ना छूट जाए, ऐसे में सोचो अंगद को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। स्नेहा अपना चेहरा हल्का सा घुमाकर बोली, आप अंदर आइए भाभी, अंदर चलकर चाय पीते हैं। ये बोलकर वो अंदर की तरफ जाने लगी। आभा ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, चलो मित्तल मेंशन चलते हैं स्नेहा, वहाँ चलकर तुम्हारा फेवरेट डिनर करेंगे। स्नेहा झट से बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी भाभी, यहीं पर रहूँगी। आप प्लीज़ मेरे साथ अंदर चलिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अंदर आएंगी तो। आभा भी एक बार फिर से बोली, उन सब लोगों के चेहरे खिल जाएंगे स्नेहा जो तुम्हारा मित्तल मेंशन में इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार करते करते वो एकदम मायूस हो गए हैं। स्नेहा ने बेहद तकलीफ भरी आवाज़ में कहा, मुझे नहीं लगता वहाँ पर मेरा कोई इंतज़ार कर रहा होगा। आभा हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी हंसने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। उसने स्नेहा के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम्हें सच में ऐसा लगता है बच्चा कि वहाँ पर तुम्हारा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा होगा? अंगद यहाँ पर आया था ना, तो क्या तुमने उसकी आंखें नहीं देखी? तुम्हें उसकी आंखों में अपने लिए इंतज़ार नहीं देखा? स्नेहा ने अब अपना चेहरा थोड़ा और घुमा लिया और बोली, मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी है भाभी। अगर उन्हें इतना ही इंतज़ार होता मेरा तो वो यहाँ से अकेले तो नहीं जाते, मुझे भी अपने साथ लेकर जाते, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर मैं कैसे यकीन करूँ कि वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? उन्हें तो वैसे भी मैं चाहिए ही नहीं थी। वो तो मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उन्होंने मुझे अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया
वरना उन्हें तो हमेशा ही इस शादी से प्रॉब्लम थी। आभा उसकी बातों पर हैरान होते हुए बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो स्नेहा? तुम्हें लगता है अंगद और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ उस बच्चे पर टिका था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेशक से तुम उस बच्चे की वजह से एक दूसरे के करीब आए, लेकिन तुम लोगों का प्यार किसी और का मोहताज नहीं था और ना ही कभी हो सकता है। अंगद बहुत प्यार करता है तुमसे, हद से भी ज़्यादा स्नेहा। स्नेहा की आंखों से आंसू बह गए थे। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और बोली, लेकिन ये आपको लगता है? मुझे नहीं भाभी, अगर उन्हें सच में मुझसे प्यार होता तो वो मुझे यहाँ पर रहने ही नहीं देते। आज तक उन्होंने हमेशा मुझ पर हक जताया, लेकिन जब उन्होंने मुझे ऐसे अकेले छोड़ दिया जैसे ना मेरा उन पर कोई हक है और ना ही उनका मुझ पर कोई हक है, तो ठीक है ना। जब उन्हें मैं अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं तो क्यों मैं उनके साथ ज़बरदस्ती करूं? वो अपनी दुनिया में खुश रहे और मैं अपनी दुनिया में खुश रह लूँगी। आभा ने अब गुस्से से कहा, तुम सच में खुश रह लोगी? और तुम्हें लगता है कि अंगद भी तुम्हारे बिना खुश रहेगा? कैसी बात कर रही हो तुम स्नेहा? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मुझे अब कुछ नहीं सुनना। तुम देवरानी हो मेरी और मैं तुम्हारी सेठानी, तुमसे बड़ी हूँ, तुम पर अपना हक भी जता सकती हूँ और तुमसे अपनी बातें भी मनवा सकती हूँ और तुम मेरी बात सुनोगी। तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। चुपचाप मेरे साथ चलो, अब मैं तुम्हें और यहाँ पर नहीं रुकने दूंगी। ये बोलते हुए सच में आभा के चेहरे पर सख्ती नजर आ रही थी। स्नेहा भी खुद को सख्त करते हुए बोली, आप मुझसे बड़ी हैं भाभी, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन वो चीज़ मैं खुद नहीं कर पाऊँगी जिस चीज़ के लिए मेरा दिल गवाही नहीं देता। और मुझे नहीं लगता कि अब अंगद जी की ज़िंदगी में मेरी कोई जगह है, तो मैं अब उनके पास नहीं जाऊँगी। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अंदर आएंगी। ये बोलकर उसने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और फिर तुरंत वहां से अंदर की तरफ चली गई। आभा उसे देखती ही रह गई। अब वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें स्नेहा कि अंगद का प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे के लिए नहीं था। इतना प्यार तो शायद अब वो संगम से भी नहीं करता जितना प्यार वो तुमसे करता है। तो वो बच्चा जो इस दुनिया में आया ही नहीं, वो भला तुम दोनों के बीच कैसे ही आ सकता है? अगर अंगद के लिए बच्चा ज़रूरी होता तो वो संगम को यहाँ क्यों ही रहने देता? फिर वो संगम को अपने साथ रखता, लेकिन तुम्हारे लिए तो उसने संगम को भी खुद से दूर जाने दिया। अब इससे ज़्यादा बड़ा फर्क तुम्हें क्या चाहिए? ये बोलते हुए वो खुद से ही सवाल कर रही थी। वहीं स्नेहा अपने रूम में आ गई थी और आकर दोबारा बेड पर बैठ गई थी। आभा वहां से वापस नहीं गई बल्कि अंदर की तरफ आ गई थी। वो यूं ही वापस नहीं जा सकती थी। अनुपमा जी और निया से भी तो उसे मिलना था। अब वो तीनों बैठी आपस में बातें कर रही थी और तभी निया को सोचते हुए बोली, अगर हम किसी बहाने से स्नेहा भाभी को मित्तल मेंशन ले जाएं और उनके और अंगद भाई के बीच पर्सनल में बात हो तो शायद हो सकता है कि उनकी दूरियां खत्म हो जाएं। वैसे भी अभी तक उन दोनों ने पर्सनल में एक दूसरे से बात तक नहीं की है। ऐसे में मुझे लगता है हमें यही करना चाहिए। उसकी बात आभा और अनुपमा जी को भी ठीक लग रही थी। अनुपमा जी आभा की तरफ देखते हुए बोली, आप एक काम कीजिए, मित्तल मेंशन में कुछ प्रोग्राम रखिए, ऐसा प्रोग्राम जो ज़्यादा बड़ा ना हो। ऐसे माहौल में ये सब अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन कोई छोटी मोटी पूजा तो हम लोग करवा ही सकते हैं, है ना? उसकी बात पर आभा तुरंत बोली, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो सब मैं अरेंज कर लूँगी, बस आप स्नेहा को लेकर आ जाइएगा। उसकी बात पर अनुपमा जी एक गहरी सांस लेकर बोली, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप जानती हैं स्नेहा को इन दिनों वो पता नहीं क्यों इतनी बदल गई है कि कोई बात मानती ही नहीं है। उम्मीद है वो इस बार हमारी बात मान ले। आभा और निया भी इसी बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद वहाँ से आभा चली गई। स्नेहा अभी भी अपने रूम में थी। वो एक बार जो अपने रूम में गई वो वापस ही नहीं आई और अब संगम उसके पास आया। वो उसे नीचे लेकर जाने के लिए आया था ताकि वो लोग खाना खा सके, वरना स्नेहा यूं ही बेड पर बैठी बैठी सो जाती। उसे अपने खाने का भी कहाँ होश रहता था। कोई उसके लिए खाना लेकर आए तो वो मना कर देती थी, या फिर खाना यूं ही टेबल पर रखा रह जाता और खुद वो सो जाती थी। इस वक्त वो दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हार्ड ले रही थी तो उसे खुद किसी चीज़ का होश नहीं रहता था। संगम उसे जैसे तैसे अपनी बातों में उलझा कर डाइनिंग टेबल पर ले आया था और अब स्नेहा चुपचाप अपना खाना खा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही शारदा जी ने अनुपमा जी को कॉल किया था ये बताने के लिए कि कल वो अपने घर में सुख समृद्धि के लिए पूजा रखवा रही हैं
और उन्हें उस पूजा में शामिल होना है। अगर अनुपमा जी स्नेहा को बता देती कि ये पूजा मित्तल मेंशन में होने वाली है तो स्नेहा तुरंत मना कर देती, इसलिए फिलहाल उन्होंने स्नेहा को ये ना बताना ही सही समझा। वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, कल तुम्हें हमारे साथ जाना होगा स्नेहा, एक रिश्तेदार के घर छोटी सी पूजा है तो उन लोगों ने कहा है कि हम तुम्हें लेकर ज़रूर आएँ। स्नेहा झट से बोली, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी मॉम, अभी फ़िलहाल मेरा बाहर जाने का मन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही निया मुँह बनाते हुए बोली, हाँ आपका बाहर जाने का मन क्यों ही करेगा, आपकी तो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई है, इसलिए तो अब आप बस सारा दिन घर पर रहना चाहती हैं, ना किसी से बोलना चाहती हैं, ना खाना पीना चाहती हैं और ना ही बाहर जाना चाहती हैं। और एक तरफ मेरा भाई है जिसके साथ तो दो तरफ से बुरा हुआ, एक तो उनका बच्चा भी नहीं रहा और दूसरा उनकी बीबी भी उन्हें छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी वो सब कुछ संभाल रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं और पूरी दुनिया को भी फेस कर रहे हैं। पर आप में इतनी हिम्मत कहाँ। कोई बात नहीं मॉम, आप रहने दीजिए, स्नेहा भाभी पूजा में नहीं जाएंगी तो क्या पूजा रुक जाएगी? पूजा तो फिर भी होकर ही रहेगी ना, बेशक से फिर कोई जाए या ना जाए। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम सख्त था। आयुष भी हैरान था कि निया ये सब क्या ही बोल रही है, इससे तो स्नेहा का दिल और भी ज़्यादा हर्ट हो सकता है, लेकिन शायद इस वक्त यही सही था। पर संगम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसकी स्नेहा माँ से इस तरह से बात करे। वो झट से बोला, निया बुआ आप मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। इसके आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही स्नेहा ने उसे संभाला और जल्दी से बोली, इट्स ओके संगम, कोई बात नहीं, कभी कभी बड़ों को गुस्सा आ जाता है। और रही बात पूजा में जाने की, तो ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे पूजा में जाना चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ चलूँगी। उसकी बात पर आयुष के होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने निया का हाथ कसकर पकड़ लिया क्योंकि इस वक्त निया को खुद को तकलीफ हो रही थी कि उसने ये स्नेहा से कैसे बात की। उसे स्नेहा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बेशक से अंगद और स्नेहा के बीच अभी दूरियां चल रही हो, लेकिन वो स्नेहा से बहुत प्यार करती थी। जितना प्यार वो अंगद से करती थी उतना ही प्यार स्नेहा से भी करती थी। निया ने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। अनुपमा जी निया की तरफ देखते हुए बोली, अपने दिल पर कोई बोझ मत लेना, तुम जो कर रही हो सही के लिए कर रही हो, अगर तुम्हें सख्त होना भी पड़े तो कोई बात नहीं बेटा, कई बार कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए उनके साथ सख्त होना पड़ता है, वरना एक कील को जब तक हथौड़ी से मारा ना जाए वो कैसे अपनी सही जगह पर जाएगा। उनकी बात पर निया उनके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, आप बहुत अच्छी माँ हैं मॉम, और सास तो आप उससे भी ज़्यादा अच्छी हैं, काश दुनिया की सारी माएँ आप जैसी होती। उसकी बात पर अनुपमा जी उसके दिल की तकलीफ बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। उन्होंने निया के सिर पर अपना हाथ रख दिया था और जल्दी से बोली, तुम्हारी माँ तो मैं ही हूँ ना, और मैं अच्छी हूँ, बस इतना ही काफ़ी है, तुम्हें बाकी सबसे क्या लेना, तुम बस मेरी बच्ची हो। ये बोलकर उन्होंने बड़े ही प्यार से उसका सर चूम लिया था। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा संगम के साथ अपने रूम में थी और अब वो दोनों सो रहे थे। जहाँ स्नेहा का सर था वहाँ पर तकिया पूरी तरह से गीला था, जिसका मतलब साफ था कि संगम को सुलाने के बाद स्नेहा ना जाने खुद कितनी देर रोती रही और फिर रोते रोते ही सो गई। अब सुबह का वक्त लगभग से 11 बजे। स्नेहा अपने रूम में ही थी और रेडी हो रही थी। अभी कुछ देर बाद ही उन्हें पूजा के लिए निकलना था। उसे अभी भी नहीं पता था कि वो लोग उसे मित्तल मेंशन लेकर जा रहे हैं। तकरीबन 12 बजे के आसपास वो लोग मित्तल मेंशन पहुंचे। जैसे ही गाड़ियां मित्तल मेंशन के अंदर जाने लगी, स्नेहा ने हैरानी से अनुपमा जी की तरफ देखा। अनुपमा जी ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और थोड़े गुस्से से बोली, खबरदार, अगर तुमने अंदर जाने से मना किया तो स्नेहा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी हर एक बात मान लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बात पर जिद करोगी। अब बस बहुत हुआ, और वैसे भी हम तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। हम लोग बस एक पूजा में शामिल हो रहे हैं, और वैसे भी ये सिर्फ तुम्हारा ससुराल नहीं है, तुम्हारी ननद का मायका भी है, तो उम्मीद है तुम रिश्तों की लाज रखोगी। उनकी बात सुनकर स्नेहा अब कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बस चुपचाप गाड़ी में बैठी थी और फिर गाड़ी मित्तल मेंशन के पार्किंग एरिया में रुकी। स्नेहा ने गाड़ी से उतरकर एक नज़र मित्तल मेंशन की तरफ देखा। वो घर जिसमें उसकी सांसें बसती थी, उस घर के हर एक हिस्से में उसे अपनी हंसी गूंजती हुई महसूस होती थी।
आज वहाँ पर उसे सिर्फ सन्नाटा नजर आ रहा था, जबकि वहाँ पर पूजा का माहौल था। बाहर गार्डन एरिया में ही पूजा की तैयारी की गई थी। वहीं दूसरी तरफ आभा अपने रूम में थी और फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो किसी और से नहीं, अंगद से ही बात कर रही थी, जो ऑफिस में था और पूजा में आने से मना कर रहा था। आभा अब गुस्से से बोली, खबरदार अंगद, अगर तुमने एक बार और पूजा में आने से मना किया, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? अब तक तुम्हारी हर एक बात मान ली थी हमने। तुम स्नेहा को इस घर में नहीं लेकर आ रहे थे तो इट्स ओके, हम लोगों ने अब ये बात भी तुम दोनों पर छोड़ दी। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि तुम घर की पूजा में शामिल नहीं होगे? अगर तुम आज इस पूजा में शामिल नहीं हुए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अंगद और ध्रुव भी मेरे साथ जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये घर अब घर जैसा रह गया है। इसलिए फैसला तुम्हारा है, तुम्हें इस पूजा में शामिल होना है या नहीं। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और अब उसकी आंखों में नमी आ गई थी। ध्रुव, जो वहीं सबके सामने खड़ा था, उसने जल्दी से आकर उसे संभाला। आभा उसके सीने से लगते हुए बोली, अंगद पूजा में आ तो जाएगा ना ध्रुव? कहीं अब इतना सब कुछ कहने के बाद भी वो पूजा में नहीं आया तो? ध्रुव के चेहरे पर मायूसी झलक रही थी, क्योंकि आभा के इस सवाल का जवाब तो उसके पास था भी नहीं। स्नेहा बाहर गार्डन एरिया में थी, जहां पर पूजा की तैयारी की गई थी। जब वो पहले मित्तल मेंशन में रहती थी तो एक जगह पर उसके पैर नहीं टिकते थे, वो कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन आज वो जब से आई थी तब से गार्डन एरिया में ही थी, जिस घर में वो सारा दिन इधर उधर घूमती रहती थी। आज वो उस घर के अंदर जाने से भी झिझक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ज़्यादा देर वहाँ पर रुकना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अनुपमा जी की बातें सुनकर अब उसकी वहाँ से जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो बस ये चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ये पूजा खत्म हो जाए और वो वहाँ से चली जाए। उसका अंगद से सामना हो ही ना, लेकिन उसे अंगद कहीं नज़र भी नहीं आ रहा था। वो बेशक से खुद को समझा रही थी और सोच रही थी कि उसकी अंगद से मुलाकात ना हो, लेकिन जब से वो यहाँ पर आई थी तब से एक पल के लिए भी उसकी आंखों को चैन नहीं पड़ा था। उसकी आंखें लगातार अंगद को ही ढूंढ रही थी। तभी पिया वहाँ पर आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, कैसी हैं आप भाभी? स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? पिया जल्दी से बोली, कैसी ही हो सकती हूँ भाभी, इतना सब कुछ हो गया उसके बाद अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आपके साथ थोड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब तो आप घर पर नहीं हो, आपके बिना तो ये घर और भी ज़्यादा खाली लग रहा है। उसकी बातों पर स्नेहा की आंखों में नमी आ गई थी। पिया एक बार फिर से बोली, आप वापस पित्तल मेंशन क्यों नहीं रहने आ जाती भाभी? वैसे भी भाई कौन सा यहाँ पर रहते हैं, वो तो सारा दिन बाहर ही रहते हैं, बस रात को सोने के लिए आते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, घर में पूजा है लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। आभा भाभी ने उन्हें कितनी बार कॉल भी किया, लेकिन फिर भी वो नहीं आए, शायद वो आएंगे भी नहीं। उसकी बात पर स्नेहा का दिल और भी ज़्यादा बेचैन हो उठा था। पहले तो वो अंगद को ढूंढ रही थी, लेकिन अब जैसे एक ऐसी उम्मीद टूट गई हो जो उसने लगाई भी नहीं, लेकिन फिर भी दिल से एक उम्मीद हो ही गई थी। पिया भी उससे और कुछ कह रही थी, तभी आभा ने आवाज़ लगाकर उसे अपने पास बुलाया। उसे पिया से कुछ काम था। वहीं स्नेहा वापस मित्तल मेंशन की तरफ देखने लगी थी, ये बात जानकर कि अंगद वहाँ नहीं आएगा। अब वो और ज़्यादा मायूस हो गई थी। उसका मन तो पहले ही कर रहा था कि वो मित्तल मेंशन के अंदर जाए, लेकिन वो जा नहीं पा रही थी, सिर्फ और सिर्फ अंगद का सोच कर। और अब वो अपनी जगह से उठी। अनुपमा जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम कहाँ चली? स्नेहा थोड़ा हड़बड़ा कर बोली, वो मुझे वॉशरूम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अनुपमा जी बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूँ क्या? स्नेहा ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। अनुपमा जी ने अब उसे नहीं रोका और स्नेहा आगे की तरफ आई। उसके पास दो ऑप्शन थे, एक बैकयार्ड एरिया में जाना जहाँ पर गेस्ट रूम वगैरह बने हुए थे, तो वहाँ वाशरूम भी बने हुए थे, और उसका एक मित्तल मेंशन के अंदर जाना। उसे अगर बैकयार्ड एरिया में जाना होता तो वो वहाँ तक आती ही क्यों? वो धीमे धीमे कदमों से अब अंदर की तरफ आई। अंदर आते हुए उसकी आंखें आंसुओं से झिलमिला रही थी। उसका एक एक पैर कांप रहा था, वैसे भी उसके पैरों में दिक्कत थी और अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर उसका भार बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, वो गिर ही जाएगी।
जैसे तैसे वो आगे की तरफ आई। स्नेहा और अंगद का रूम नीचे भी शिफ्ट किया गया था, लेकिन फिलहाल उसकी नज़रें ऊपर की तरफ ही थी। उसने संगम से बातों ही बातों में पूछा था कि क्या उसके डैड अभी भी नीचे वाले रूम में रह रहे हैं या फिर वो वापस ऊपर चले गए। तो संगम ने बता दिया था कि अंगद दोबारा ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो गया है। अब वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। उसका दिल हर एक सीढ़ी चढ़ते हुए धक धक कर रहा था। जैसे तैसे वो ऊपर पहुंची और फिर अपने रूम में आई। रूम में आते ही उसकी आंखों से आंसू जैसे किसी बाढ़ की तरह बहने लगे थे। वो बिलख बिलख कर रो रही थी। पूरा रूम अभी भी वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गई। कोई भी चीज़ बदली नहीं गई थी। लेकिन जब वो यहाँ पर रहती थी तो हर एक चीज़ अपनी जगह पर होती थी और अब पूरा कमरा एकदम से फैला हुआ था। गीला टॉवल बेड पर पड़ा था। अंगद के कपड़े सोफे पर रखे हुए थे। चादर पूरी अस्त व्यस्त थी और टेबल के नीचे जली हुई सिगरेट्स फेंकी हुई थी। वो सब देखते हुए स्नेहा का दिल जैसे कांपने को हो गया। अंगद की हालत का अंदाज़ा वो इन सब चीज़ों से ही लगा सकती थी। उसने रोते हुए खुद से ही पूछा, क्या अंगद जी को मेरी ज़रूरत महसूस होती होगी? क्या इस रूम की हालत देखकर तुम्हें नहीं लग रहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती होगी? जैसे ही वो आवाज़ वहाँ पर गूंजी, स्नेहा की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत दरवाजे की तरफ घूमी। अगले ही पल उसने अपने पैरों पर जोर पड़ता हुआ महसूस हुआ और वो नीचे गिरने को हुई। अंगद ने जल्दी से आकर उसे संभाला। स्नेहा अब उसकी बाहों में झूल रही थी और अंगद का चेहरा उसके चेहरे पर झुका हुआ था। स्नेहा का पूरा बदन कांप रहा था और अब अंगद ने उसकी कमर से पकड़ते हुए पूरी तरह अपनी बाहों में उसे भर लिया था। स्नेहा ने जल्दी से कहा, मुझे नीचे जाना है। ये बोलते हुए वो तुरंत अंगद से अलग हो गई थी और नीचे की तरफ जाने के लिए उसने अपना एक कदम आगे बढ़ा लिया था। अंगद ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, यहाँ से तो तुम चली जाओगी स्नेहा, लेकिन तुम्हारी यादों का क्या? वहाँ से तो तुम बिल्कुल नहीं जाती। खुद को समझाता हूँ मैं कि अब तुम्हें याद नहीं करना। जब तक तुम अपने घर रहना चाहती हो तब तक मैं खुद को जैसे तैसे संभाल लूँगा, लेकिन फिर मैं खुद को संभाल भी नहीं पाता। तुम्हारी यादें मेरे दिमाग से जाती ही नहीं। ये पूरा कमरा मुझे किसी कैद से कम नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर एक वक्त था जब मैं खुलकर सांस लेता था और अब मैं यहाँ पर घुट घुट कर मरता हूँ। यहाँ मेरा दम घुटता है। उसकी बातों पर स्नेहा भी बुरी तरह से रोई जा रही थी। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा हुआ था जैसे अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाल रही हो। अंगद एक बार फिर से बोला, मेरा तो तुम्हारी याद में बुरा हाल हो जाता है स्नेहा। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? स्नेहा ने अब अपने आंसुओं को पोंछा और शिकायती आवाज़ में बोली, रहने दीजिए अंगद जी। अगर आपको इतनी ही मेरी याद आती तो आप अकेले यहाँ पर क्यों ही रहते? आप कब का मुझे यहाँ पर ला चुके होते, लेकिन नहीं। आपने तो मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मैं आपके साथ मित्तल मेंशन चलूँ। आपने तो मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा ही नहीं। तो फिर अब इन बातों का क्या मतलब बनता है? अगर आपकी ज़िंदगी में मेरी अहमियत होती तो मैं इस कमरे में भी ज़रूर होती, लेकिन मुझे लगता है मेरी जगह इन दोनों चीज़ों में ही नहीं है। उसकी बात पर अंगद हैरानी और तकलीफ भरी आवाज़ में बोला, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं? उसके सवाल पर एक पल के लिए तो स्नेहा का दिल बैठ गया था और फिर उसने नज़रें घुमाकर वापस अंगद की तरफ देखा। इस वक्त उन दोनों की आंखें ही गहरी लाल थी। बस फर्क इतना था कि स्नेहा की आंखों से आंसू बाहर आ रहे थे और अंगद जैसे अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर रोकने की कोशिश कर रहा हो। स्नेहा अब उसे देखते हुए बोली, अगर आपकी ज़िंदगी में मेरी अहमियत होती तो आप मुझे खुद से दूर जाने ही नहीं देते। आप वो इंसान हैं अंगद जी जो सामने वाले की मर्जी नहीं सोचते। अगर आपको कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो फिर वो इंसान बेशक से तड़पता रह जाए, आप उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं होने देते हैं। और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए तो कह रही हूँ मैं कि आपकी ज़िंदगी में अब मेरी कोई अहमियत नहीं। अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर उसने तुरंत अंगद के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और आगे की तरफ बढ़ गई। 2 कदम चलते ही उसका पैर लड़खड़ाया। अंगद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसे संभालने के लिए, लेकिन स्नेहा ने जल्दी से खुद को संभाला और फिर अपना हाथ दिखाकर अंगद को रोकते हुए बोली, मैं खुद को संभाल लूँगी अंगद जी, आप खुद को संभालिए।
ये बोलकर अब वो तुरंत वहाँ से चली गई और अंगद बस उसे जाते हुए देखता रह गया। अंगद अभी भी अपने रूम में खड़ा था। उसने एक नज़र अपने रूम की तरफ देखा और फिर उसे खुद पर हंसी आ गई। अपनी हालत पर हंसी आ गई। वो क्या से क्या हो गया। जब तनुश्री उसकी ज़िंदगी से चली गई थी तब भी वो इतना बिखरा नहीं था जितना वो स्नेहा के जाने के बाद बिखर गया था। तब भी उसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था। उसके कमरे की कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होती थी। उस वक्त उसने जैसे खुद को और भी ज़्यादा सख्त कर लिया था। लेकिन अब तो उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। वो खुद को नहीं संभाल पा रहा था तो अपने कमरे को क्या ही संभालता। हंसते हंसते अब उसकी आंखें एक बार फिर से लाल हो गई, जैसे उनमें आंसू आने को हो गए हों। और अब वो सच में रो पड़ा था। वो अपने दिल पर अपना हाथ रखकर बोला, कैसे संभालूं मैं खुद को स्नेहा, तुम ही बताओ कैसे संभालूं मैं खुद को। अब नहीं आता मुझे खुद को संभालना। तुम चाहिए हो मुझे खुद को संभालने के लिए, लेकिन तुम तो मेरे पास आती ही नहीं हो। तुम तो मुझसे दूर चली गई हो। मेरी गलती क्या है स्नेहा कि मुझे तुमसे प्यार हुआ। हर एक चीज़ से बढ़कर मेरे लिए सिर्फ तुम हो। नहीं बचा पाया मैं हमारे बच्चे को, और क्यों ही बचाता जब दांव पर तुम्हारी ज़िंदगी लगी थी। जब तुमसे बढ़कर मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं तो उस बच्चे की ज़िंदगी कैसे हो सकती है जो अभी तक इस दुनिया में ही नहीं आया। नहीं चुन सकता था मैं उसे तुमसे ऊपर। उसे क्या, किसी को भी तुम्हारे ऊपर नहीं चुन सकता। ना आज ना कल और ना ही पूरी ज़िंदगी। फिर बेशक से तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो होती रहो। तुम्हारी नाराज़गी मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चली जाओ और वो भी हमेशा के लिए, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा। ये बोलते हुए अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं स्नेहा की आंखों से भी आंसू तेजी से गिर रहे थे। वो तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी, जिसकी वजह से उसका पैर बस लड़खड़ाने को ही था। लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला, पर अब उससे आगे चला नहीं जा रहा था। वो जोरों से चिल्लाई और फिर सीढ़ियों पर ही बैठ गई। उसके अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे चल सके। उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रखा हुआ था और बेइंतहा रोए जा रही थी। वो रोते हुए बोली, क्यों अंगद जी क्यों? आज जब मैं यहाँ पर आई तो आप मुझे बता रहे हैं कि आपको मेरी याद आती है। जब मैं ब्यास मेंशन में रह रही थी तो क्यों आपने ये बात नहीं कही? तब आप क्यों मुझे लेने नहीं आए? अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो आप मुझे यहाँ रुकने के लिए बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरी आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, लेकिन अब तक आप एक बार भी ब्यास मेंशन मुझे लेने नहीं आए। वहाँ जाकर मुझे ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ यहाँ मित्तल मेंशन में आऊँ। मेरे बिना आपको अपनी ज़िंदगी अधूरी लगती है। मेरे बिना आप नहीं रहना चाहते। जब मैं यहाँ आई तभी मुझे ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं? मतलब मैं आ गई तो आप मुझे अपने पास रख लेंगे, और अगर मैं नहीं आऊँगी तो आपको मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये बोलते हुए अब वो अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ कर रही थी। एक तरफ वो रो रही थी तो दूसरी तरफ अंगद का दिल भी बुरी तरह से रो रहा था। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई तो स्नेहा ने तुरंत अपने आंसू साफ किए। सामने ही आभा खड़ी थी। वो अब जल्दी से स्नेहा के पास आई और बोली, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो स्नेहा? स्नेहा तुरंत अपनी जगह से उठते हुए बोली, वो एक्चुअली चलते चलते मेरा पैर दर्द होने लगा था तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गई थी, लेकिन अब ठीक हूँ। मुझे वो वॉशरूम जाना था तो मैं ऊपर की तरफ गई थी। अब मैं बाहर चलती हूँ। ये बोलकर वो बाकी की 2 सीढ़ियाँ उतरते हुए भी नीचे आई और फिर तुरंत बाहर की तरफ चली गई। आभा उसे जाते हुए देख बोली, कितना झूठ बोलोगी स्नेहा, और किस किस से झूठ बोलोगी तुम? हम सब लोगों से तो झूठ बोल ही रही हो। अपने दिल से भी कहाँ तुम सच कह रही हो कि अंगद के बिना तुमसे भी रहा नहीं जाता। एक तरफ अंगद है जो तुम्हारे लिए बेचैन है तो दूसरी तरफ तुम भी तो तड़प रही हो ना। पर पता नहीं क्यों तुम दोनों की जिद, तुम दोनों के रिश्ते में दरार बन रही है। प्लीज़ तुम दोनों ये जिद छोड़ दो ना। ये बोलते हुए वो खुद से बातें कर रही थी और सोच रही थी कि वो अंगद और स्नेहा के लिए क्या ही करे। तकरीबन 10 मिनट बाद अंगद नीचे की तरफ आया। पूजा शुरू होने को ही थी। स्नेहा अब खुद को संभाल चुकी थी और बाहर गार्डन एरिया में थी, लेकिन वो पीछे की तरफ बैठी थी। उसका आगे की तरफ बैठने का मन नहीं था, जबकि पूरा मित्तल मेंशन आगे ही बैठा था।
वैसे भी अभी वो आगे बैठ नहीं सकती थी क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी। तभी अंगद अंदर से बाहर आया और फिर आगे की तरफ बैठने लगा, लेकिन उसकी नज़रें स्नेहा को ढूंढ रही थी और जैसे ही उसने स्नेहा को पीछे देखा, एक पल के लिए वो पूरी तरह से रुक गया था। अब वो आगे ना बैठकर पीछे की तरफ गया और स्नेहा को देखते हुए बोला, आगे चलो। स्नेहा उसके यूं कहने पर हैरान हुई। वो नज़रें उठाकर उसकी तरफ देख रही थी। अंगद एक बार फिर से बोला, मैंने कहा ना आगे चलो, पूरा परिवार आगे बैठा है तो तुम भी उनके साथ ही। स्नेहा उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है अंगद जी, तो मैं पूजा में नहीं बैठ सकती। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर झिझक नजर आ रही थी और अगले ही पल अंगद समझ गया था कि उसकी बात का मतलब क्या है। एक पल वो यूं ही खामोश रहा और फिर दूसरे ही पल वो स्नेहा के साथ नीचे बैठ गया। स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अंगद जल्दी से बोला, तुम पीछे बैठेगी तो सब लोग फालतू के सवाल करेंगे और मैं नहीं चाहता कोई हमारे पर्सनल इश्यूज पर बातें बनाए। उसकी बात पर स्नेहा को दो तरह की फीलिंग महसूस हो रही थी। एक, उसे अच्छा लग रहा था कि अंगद उसके साथ बैठा है। दूसरी तरफ से उसे बुरा लग रहा था कि क्या वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उसके साथ बैठा है। लोगों को बुरा ना लगे, लोग बातें ना बनाए, इसलिए वो उसके साथ है। अगर वहाँ पर वो लोग मौजूद ना होते तो क्या वो बेशक से कहीं भी जाए, अंगद को फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आंखों में नमी एक बार फिर से आ गई और जैसे ही अंगद ने उसकी तरफ देखा, उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। बेशक से सब लोग पूजा में बैठे थे, लेकिन सबका ध्यान पूजा से ज़्यादा अंगद और स्नेहा पर ही था। उन लोगों को नहीं पता था कि उन दोनों के बीच क्या बातें चल रही है और क्या नहीं, लेकिन फिलहाल सब लोगों को यही देखकर चैन मिल रहा था कि कम से कम वो दोनों एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं, वरना पिछले 7 दिनों से तो उन दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। धीरे धीरे पूजा खत्म हुई और जो मेहमान आए थे वो लोग जाने लगे थे। उन्हें प्रसाद वगैरह दे दिया गया था और अब सिर्फ घर के लोग ही घर में रह गए थे। व्यास फैमिली भी अभी वहीं पर मौजूद थी। शारदा जी, निया और बाकी सबके लिए प्रसाद के साथ साथ बाकी कुछ तोहफे वगैरह भी गाड़ी में रखवा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि सुमित्रा जी के जाने के बाद किसी भी तरह से निया को वैसा लगे कि उसके मायके वालों की तरफ से कोई कमी रह गई है। वहीं स्नेहा चुपचाप अनुपमा जी के साथ खड़ी थी। तभी संगम उसके पास आया और बोला, अब हम यहाँ पर आए तो हुए हैं स्नेहा माँ, प्लीज़ हम लोग यहीं पर रुक जाएं क्या? वहाँ पर मेरा मन नहीं लगता, वहाँ मुझे बस आपके लिए रहना पड़ता है। उसकी बात पर स्नेहा कुछ कहती उससे पहले ही अंगद वहाँ पर आया और संगम की तरफ देखते हुए बोला, मैंने अंदर आपके लिए एक गिफ्ट रखा है, जाओ आप वो गिफ्ट ले लो। संगम सरप्राइज्ड होते हुए बोला, सच में? मैं अभी लेता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ भाग गया। अब वहाँ पर अनुपमा जी, स्नेहा और अंगद रह गए थे। अनुपमा जी जल्दी से बोली, मुझे शारदा जी से बात करनी है तो मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो भी वहाँ से चली गई और अब वहाँ पर सिर्फ स्नेहा और अंगद खड़े थे। इस वक्त उन दोनों के दिल ही तेजी से धड़क रहे थे। अंगद उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत कैसी है? स्नेहा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, अब तो यहाँ पर कोई नहीं है अंगद जी। आप लोगों के लिए अगर मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं तो रहने दीजिए अंगद जी। अब यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है और सिर्फ फॉर्मालिटी के लिए आपको मेरा हाल चाल पूछने की ज़रूरत नहीं। अंगद तकलीफ भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, मतलब एक बार फिर से तुमने मुझे गलत समझ लिया? स्नेहा झट से बोली, समझने जैसा कुछ है ही नहीं अंगद जी, आपने खुद ने ही कहा था कि लोग गलत ना समझे, लोग सवाल ना उठाएं, इसलिए आप मेरे साथ पूजा में बैठ रहे हैं, वरना आपको तो फर्क नहीं पड़ता था ना मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, किस हाल में हूँ और क्या चाहती हूँ। अंगद उसकी बात सुनकर उसके थोड़ा और करीब हुआ और फिर अगले ही पल उसने स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने स्नेहा का हाथ थामा, स्नेहा की धड़कनें जैसे बिल्कुल रुक गई हों। वो जल्दी से बोली, मुझे जाना है अंगद जी, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन अंगद ने अब उसकी कमर पर भी अपना हाथ रख दिया। स्नेहा बेचैन नज़रों से उसे देखने लगी। अंगद उसे देखते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है स्नेहा कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता? स्नेहा एक बार फिर से बोली, मुझे जाने दीजिए ना अंगद जी। ये बोलकर वो दूसरी तरफ घूमी। अंगद तुरंत बोला, अगर तुम मेरी वजह से मित्तल मेंशन छोड़कर जा रही हो तो आई प्रॉमिस स्नेहा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा।
अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो आई प्रॉमिस मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। पर प्लीज़ मित्तल मेंशन छोड़कर मत जाओ, मैं जल्दी ही बाहर शिफ्ट हो जाऊँगा। और वैसे भी बाहर काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है तो शायद मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं खुद से ही अब बाहर चला जाऊँगा, पर प्लीज़ तुम मित्तल मेंशन से मत जाओ। उसकी बात सुनकर स्नेहा के कदम खुद ब खुद रुक गए थे। अंगद की बातें सुनकर स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो अब कांपती हुई आवाज़ में बोली, आपको सच में लगता है कि मैं आपको यहाँ से दूर भेजना चाहती हूँ? अंगद झट से बोला, मैंने ये कब कहा कि तुम मुझे यहाँ से दूर भेजना चाहती हो? मैंने ये कहा कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। स्नेहा व्यंग से हंसकर बोली, यही तो बात है अंगद जी कि आप यही नहीं जानते कि मैं क्या चाहती हूँ। आप मेरी छोड़िए, आप तो शायद ये भी नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं। अंगद उसे देखते हुए बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम क्या चाहती हो स्नेहा, और ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन फिलहाल इस बात पर मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मित्तल मेंशन से मत जाओ। संगम भी मित्तल मेंशन में रहना चाहता है और बाकी सब भी चाहते हैं कि तुम मित्तल मेंशन आ जाओ, वरना इस पूजा की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी कुछ वक्त पहले ही पूजा करवाई गई थी तो इतनी जल्दी दोबारा पूजा करवाने का मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन ये सब किया गया क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ पर वापस आ जाओ। स्नेहा उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, बाकी सबकी छोड़िए अंगद जी, आप अपनी बताइए आप क्या चाहते हैं। अंगद उसकी बात पर एक पल के लिए खामोश हो गया। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ चुकी थी, जैसे वो भी बताने में लग गई हो कि अंगद क्या ही चाहता है। स्नेहा उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। उसने एक बार फिर से पूछा, बताइए ना अंगद जी, आप क्या चाहते हैं। अंगद उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या तुम नहीं जानती स्नेहा कि मैं क्या चाहता हूँ। उसके इस जवाब पर स्नेहा जैसे और भी ज़्यादा हताश हो गई। वो व्यंग से मुस्कुराई और बोली, काफ़ी रात हो गई है अंगद जी, मुझे अब चलना चाहिए, सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये बोलकर उसने अंगद से अपना हाथ छुड़ाया और फिर वहाँ से जाने लगी। अंगद एक बार फिर से बोला, मत जाओ स्नेहा। उसकी बात सुनकर स्नेहा के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसकी धड़कन भी तेज हो गई थी। उसने पलटकर अंगद की तरफ देखा, लेकिन अंगद अब उसके सामने दोबारा आकर खड़ा हुआ और फिर बड़े ही कमज़ोर सी आवाज़ में बोला, प्लीज़ मत जाओ स्नेहा। कल आने वाले पार्ट की कुछ झलकियाँ। स्नेहा अंगद की गोद में थी। इस वक्त वो दोनों प्राइवेट जेट में थे। अंगद स्नेहा को लेकर लंदन जा रहा था। अंगद ने स्नेहा को पूरी तरह से अपनी बाहों में कसा हुआ था, लेकिन स्नेहा की आंखें बंद थी क्योंकि अंगद की गोद में बैठी बैठी वो सो गई थी। वो इस वक्त दवाइयों के असर में थी, इसलिए उसे नींद आ गई थी। अंगद उसके बालों को हल्का हल्का सहला रहा था और वेट कर रहा था कि कब स्नेहा होश में आए और वो उससे अपने दिल की बातें करे। लेकिन फिलहाल वो उसे देखने में भी बिजी था। स्नेहा का खूबसूरत सा चेहरा उसके सीने पर टिका हुआ था और उसे देखते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। अब उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और लगभग से 3 घंटे यूं ही बीत गए। 3 घंटे बाद स्नेहा की आंखें खुली और वो हैरानी से अंगद की तरफ देखने लगी। जैसे ही उसे वो सारी बातें याद आई जो उसने नींद में जाने से पहले अंगद से की थी। वो सब बातें याद करते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अंगद के गाल पर अपना हाथ रखा। अंगद ने तुरंत अपनी आंखें खोली और स्नेहा की तरफ देखने लगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को थोड़ा सुकून मिला होगा और किस किस को इस पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो के एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।